नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एनडीए के बढ़ने वाले कुनबे के बारे में। लेकिन कुनबे बढ़ने से पहले कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने का फैसला लिया है। इससे ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, श्रम मंत्री संतोष गंगवार और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, राव साहब दानवे, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी और देवश्री बैनर्जी ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इन मंत्रियों ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब नए मंत्रियों का शपथ होने जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री पद के संभावित चेहरों के साथ अपने आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मौके पर मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में शामिल होने वालों में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव, प्रदेश से राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य नारायण राणे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय और कर्नाटक के उडुपी चिकमंगलूर से सांसद शोभा करंदलाजे, महाराष्ट्र के बीड से सांसद प्रीतम मुंडे, महाराष्ट्र के भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल, महाराष्ट्र के ही दिंडोरी से सांसद भारती पवार और उत्तर प्रदेश के खीरी से सांसद अजय मिश्रा और पश्चिम बंगाल के बनगांव से सांसद शांतनु ठाकुर प्रमुख हैं। खबर की और बिहार कांग्रेस के सभी 19 विधायक, 3 विधान पार्षद और 2 सांसद दिल्ली पहुंचे। विधायकों के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा भी दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार के इन नेताओं की मुलाकात पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई और बिहार के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के नए विधायकों की मुलाकात पार्टी आलाकमान से नहीं हुई थी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौर का ऐसा दावा है कि वे कहते हैं ये मात्र औपचारिक मुलाकात भर है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जबकि पार्टी के अंदर खाने के सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी विधायकों, सांसदों के साथ विधान पार्षदों से 2-3 एजेंडे पर बात कर रहे हैं और पार्टी में टूट की हकीकत के बारे में भी विधायकों के मुंह से सच्चाई जानना चाहते हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब राजस्थान की। कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती से निपटने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रम उन्नत किया जाने और क्रम उन्नत सीएचसी के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम ने सीएचसी में कनिष्ठ विशेषज्ञ के 100 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के करीब 50, चिकित्सा अधिकारी के 46, नर्स श्रेणी प्रथम के 4 व नर्स श्रेणी तृतीय के 241, फार्मेसिस्ट के 11 सहायक, रेडियोग्राफर के 50, लैब टेक्नीशियन के 3, कनिष्ठ वरिष्ठ सहायक के 41, वार्ड बॉय के 123 एवं सफाई कर्मचारी के 66 पद सहित कुल 733 नवीन पदों के सृजन एवं 50 मैन विद मशीन की सेवाएं लेने के लिए भी स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने साल 2021-22 के बजट की घोषणा में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक केंद्र में क्रम उन्नत करने की घोषणा की थी। दूसरे फैसले में सीएम ने 5 अल्पसंख्यक बाल बालिका छात्रावास के भवन निर्माण के लिए 20.15 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास एवं नगर भरतपुर और गडार रोड, बाड़मेर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवन बनाए जाएंगे। बालक के छात्रावास में प्रत्येक के आवास
क्षमता 100 बेड की होगी, जबकि बालिका छात्रावास में 50 बेड की क्षमता होगी। उल्लेखनीय है कि सीएम ने 2021-22 की बजट की घोषणा में जयपुर, जोधपुर व कोटा में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद बजट पर विधानसभा में हुए सामान्य वाद विवाद के दौरान नगर, भरतपुर एवं गडार रोड, बाड़मेर में अल्पसंख्यक बाल बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में 4 बार दाम बढ़ते हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र लोगों से पेट्रोल और डीजल के जरिए 3.71 लाख करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। सीएम ममता ने सवाल पूछते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी आम लोगों की जेब काटकर अपना पॉकेट भर रही है? ममता बनर्जी ने इस दौरान पीएम पर यह कहते हुए भी हमला बोला कि उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन के लिए रख लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने धीरे धीरे फंड दिया, एक बार में क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने 3 करोड़ के लिए कहा, उन्होंने नहीं दिया और 6 महीने में 2 करोड़ दिए। सीएम ममता ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने राज्य को ज़्यादा पैसे दिए और विपक्ष राज्यों को कम। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और मांग की कि केंद्र की तरफ से पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स लिया जाता है उसको कम किया जाए। उन्होंने खत में लिखा कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े के पार हो चुकी है। 4 मई 2021 के बाद आपकी सरकार ने 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। जून में 6 बार और एक सप्ताह में 4 बार कीमतों को बढ़ाया गया है। ये चौंकाने वाला है। इस बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं। अगली खबर की ओर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में देखें तो वहां मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में पेट्रोल पर वैट कम है, इसलिए वहां पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पार नहीं कर पाए हैं। लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से जहां पेट्रोल पर 35 पैसे की भारी बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल के दाम भी 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इससे दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में भी पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर चला गया है। दिल्ली के बाजार में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 100.21 रुपये प्रति लीटर पर चला गया है। यहाँ पेट्रोल भी 79.53 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसा देखा गया है कि आपने जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रतिक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इसलिए उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन बीते 4 महीनों से इसकी कीमत खूब बढ़ी है, कभी लगातार तो कभी ठहर कर। 37 दिनों में पेट्रोल 9.89 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बीते 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने अंतिम बार 27 फरवरी 2020 को डीजल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इसके बाद 2 महीने से भी ज्यादा दिनों तक इनके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चुनाव जीतने के बाद बीते 4 मई से इसमें रुक कर बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं उसी दिन डीजल में के भी दाम बढ़ते हैं। खबरों में बात करेंगे फैजाबाद के खोरी गांव के लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन वो लोग डर के साए में जी रहे हैं। तोड़फोड़ का डर उन्हें सता रहा है। प्रशासन द्वारा जो तोड़फोड़ का डर उन्हें सता रहा है, लोगों पर मानसिक दबाव पड़ा हुआ है। लोग तोड़फोड़ के डर से रात भर सो नहीं पा रहे हैं। खोरी गाँव के लोग, ये जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, ये खोरी गाँव का है, जहाँ प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की जानी थी, लेकिन शुक्रवार कुछ समय के लिए ये स्थगित कर दी गई, जिससे लोगों ने कुछ दिनों के लिए राहत की सांस तो ली, लेकिन लोगों में तोड़फोड़ का डर अभी भी बना हुआ है। वहीं जब इस बारे में गांव के लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि तोड़फोड़ से कुछ समय के लिए राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी उनके सर पर तलवार लटकी हुई है। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर प्रशासन कोई कार्यवाही करता है, जहां वो रह रहे हैं, उनके आशियाने उजड़ गए तो वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अभी भी डर के साए में रह रहे हैं, कभी
कभी भी पीला पंजा चल सकता है। एक तरफ सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान की बात करती है तो दूसरी तरफ हमारे सर से छत हटाने का काम भी कर रही है। लोगों का कहना था कि जिन बिल्डरों ने हमें जमीन बेची है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ दिल्ली के लोगों का कहना है कि उनके पास वोटर आईडी भी मौजूद है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खोरी के 1400 लोगों को डबुआ फ्लैट देने की योजना बनाई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1 लाख आबादी को इसे बसाफत मिलना कहां तक संभव है। इन जैसे लोगों को कहां लेके जाए कौन? इन बच्चों को क्या पता कि कैसे टूटेगा, कैसे क्या होगा। इनको भी तो हादसा दिखेगा। बिजली पानी दे नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे हैं, क्या करें बेचारे। सुबह सुबह जाते हैं ये लोग काम पे जाते हैं, ये सारा मगदौड़ होता है कि कहीं ऐसा ना हमारा घर टूटे। बच्चे आदमी लोग तो यही सोचते हैं, काम पे नहीं जा रहे, कोई रोजी रोटी का नहीं है, कोई क्या करे। हर आदमी को यही सोच रहा है बेचारे ये आदमी लोग कहाँ से कमा के लाएगा। हम लोग अगर बच्चे हैं, हम लोग संगम बिहार में छोड़ा कि आज किसी को आना, बच्चे लड़के को आना था, हमने कहा मत आना बाबू, क्योंकि कल कुछ हो जाएगा तब मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा आदमी नहीं है ना कोई है, मेरी 4 लड़कियाँ हैं, मैं किसको कहाँ से खिलाऊँगी। ये हो रहा था ये मुद्दे पे, इसलिए आज इतनी घबराहट। अभी थोड़ी सुनी तो थोड़ी सी राहत मिली है, सबको राहत मिली है। इसलिए प्रशासन ये क्यों नहीं कह रहा कि तुम राशन देते हो, बोर्ड मांगते हो। जब बोर्ड मांगते हो तो हाथ हमारे पैर छूते हो, क्यों मांगते हो? आप कहाँ गए प्रशासन? अब क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ? कहाँ हरियाणा में वोट देते, कहाँ से जाएं, किसको दें? तो सरकार 1400 में हम लाखों में आ रहे हैं। कौन सा 1400 में हमारा नाम आएगा? उन्हीं की गिनती में उन्हीं में चला जाएगा। आधे वोट आधे मकान तो उन्हीं को मिल जाएंगे, आधे हमें मिलेंगे। उल्टा सीधा बनाना चाहते हैं उनका। किस तरह का डराते हैं भैया? अभी दबाव के मैडम भैया डरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चाह रहे हैं कि थोड़ा डर के ये थोड़ा भाग जाए ताकि हमें आसानी होगी तोड़ने में। पर मैडम हम जो है ऐसे जाने वाले तो हैं नहीं, कि जब तक हमें कुछ मतलब मुनाफा या पुनर्विकास कुछ नहीं होगा तब तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, मुआवजा जब तक कुछ हम नहीं जाएंगे। कहाँ वोट देते हो आप? हरियाणा में देते हैं। हरियाणा में देते हो तो जैसे फ्लैट अगर मिल भी रहे हैं तो मैडम आपको मैं एक वीडियो बना दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसी हालत है फ्लैट होगी, ऐसे हालत में कौन रहेगा? न गेट है उस पर, न कुछ है, कौन जाकर रहेगा? खबर की ओर पर्यावरण बचाओ व कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने का संदेश देते हुए एसडीएम रविंद्र कुमार अपने निवास स्थान से राव तुलाराम स्टेडियम साइकिल पर पहुंचे और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी टेकचंद को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने स्टेडियम परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा पैरा एथलीट पैरा ओलंपिक टोक्यो खेल में जैवलिन के लिए चयनित 52 निवासी टेकचंद को जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम रविंद्र यादव ने राव तुलाराम स्टेडियम में सम्मानित किया। उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी गई। वहीं टेकचंद ने एसडीएम के साथ विक्ट्री का चिन्ह बनाकर सेल्फी लेते हुए खुशी जाहिर की। इस दौरान एसडीएम ने स्टेडियम में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी सुदेश कुमार व कोच चरण श्री टेकचंद जी का सिलेक्शन हुआ है पैरा ओलंपिक में टोक्यो में, जो अभी अगस्त के महीने में होने वाला है, जेवलिन थ्रो में। तो इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो इनके सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये देश के लिए मेडल लेके आए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी का माहौल है और सभी चारों तरफ से बधाइयाँ मिल रही है। एक अनुभव अलग ही है सर, ओलंपिक में जाना और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। खुशी का मौका है, इनकी सिलेक्शन हुई है और इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, मेडल जीत के आए। बच्चों को भी ये प्रेरणा है कि बात करेंगे अब अगली खबर की। कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप की शुरुआत रेवाड़ी से हो गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्यकर्ता का मकसद रहेगा। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि केंद्र व कैबिनेट मंत्रियों की बीजेपी सरकार में नहीं चलती है, जिसकी वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं आती, पानी का संकट लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने एक
नहीं बल्कि कई बार रेवाड़ी के डीसी को फोन करके इस बारे में जानना चाहा। इतना ही नहीं, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया और रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद मैसेज कर लोगों की समस्या बताई, लेकिन उन्होंने वापस में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिला का डीसी नहीं सुनता तो वो जनता की समस्याओं का निदान किस प्रकार करेगा। चिरंजीवी राव ने कहा कि जल्द ही वो डिप्टी स्पीकर से मिलकर जिला उपायुक्त की शिकायत करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के बराबर चुने हुए विधायक का दर्जा होता है, लेकिन रेवाड़ी का डीसी जनप्रतिनिधियों की सुनता ही नहीं है। दावा है कि वहां के विधायक का नाम उसके ऊपर आएगा, पर अब तक के कोई भी कार्यक्रम आप देख लीजिए, किसी भी फाउंडेशन स्टोन पे मेरा नाम नहीं मिलता है या किसी भी विपक्ष के विधायक का नहीं मिलता है। तो इनकी जो अपनी खुद की बात है उनमें ही विरोधाभास इनका रहता है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर ना तो पकड़ इन लोगों की केंद्रीय मंत्री की है, ना यहाँ के मंत्रियों की है, और इसकी जो दिक्कत है, जो उसके लिए जो समस्या है वो आम लोग इसके लिए झेल रहे हैं। ना तो रोडों की आप दिक्कत है, पेयजल की समस्या है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं की तर्ज के ऊपर हम लोगों ने फैसला करा है कि भी हमारा जो विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग मेंबरशिप करेंगे उसको हम विधानसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। और जहां तक जिले की बात है, हमने फैसला किया सबने मिलकर कि वहां पर हम निर्विरोध हमारे प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव तो होगा ही, पर एक तरह से निर्विरोध वो चुने जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि सभी को पार्टी के अंदर साथ लेकर चल सके। ये मैंने आपको जैसा कि बताया, आप जानते हैं कि जो रेवाड़े की खस्ता हालत है, जो आप सबके सामने है, आवारा पशुओं की दिक्कत है, इन सब चीजों को लेकर पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात करने की, पर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। उनको मैं 3 बार इस चीज के लिए SMS भी डाल चुका हूं, पर उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया है। और आखिरी के अंदर उनको मैं ये बता भी चुका हूं कि अब मैं जो हमारे स्पीकर हैं उनके सामने ये बात रखूंगा कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे जो प्रिविलेज की कमेटी उसके अंदर भी मैंने उसको डाला है कि ऐसे अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ये सरकार ने ये फैसला किया था कि चीफ सेक्रेटरी के बराबर का जो ओहदा होता है एक विधायक का होता है, जब वो लोग हम लोगों का फोन नहीं उठाते हैं तो आप समझ सकते हैं भली भांति वो किस तरह का काम आम लोगों के साथ करते थे। खबरों में बात करेंगे अब करनाल की। करनाल के भाखड़ा नहर में 3 दोस्त डूब गए। यह हादसा जटपुरा गांव के पास हुआ है। करीब 6 दोस्त नहर किनारे आए हुए थे और 2 दोस्त नहर में डूब गए। उसके बाद उनको बचाने के लिए एक दोस्त और नहर में कूद गया। एक दोस्त को बचा लिया गया, जबकि 2 युवक डूब गए। दोनों सगे भाई थे और झांझड़ी गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की मदद से दोनों भाइयों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 2 सगे भाई जो परिवार के चिराग थे, अपने परिवार की जिम्मेदारी थे, लेकिन दोनों एक हादसे का शिकार हो गए। दोनों नहर में डूब गए और करनाल में नहर में डूबने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। झाड़ी के रहने वाले हैं, दोनों भाई हैं, सगे भाई। आपका नाम जी? मेरा अजय कुमार सर। हमारे भतीजे हैं, हम बाईकास्ट वाल्मीकि साहब, एक ही घर के दोनों बच्चे थे। पता लगा हमारे को आधे घंटे बाद जब फोन आया कि तुम्हारे बच्चे नहर में डूब गए। बताने वालों ने ये भी नहीं बताया कौन सी नहर में डूबे हैं। हम अपनी नहर में जो नज़दीक की नहर थी वहाँ चले गए। वहाँ देखने में मैंने कहा भाई ये तो पूछो कौन सी में है। उन्होंने बताया काछ में है। यहाँ कर देखा तो एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। उस वक्त ना कोई गोताखोर था और ना कोई और था, बस बाकी बच्चे ऐसे ही थे। उनसे पूछा गया कि भी और कौन था, क्या था, कैसे देखा। मैंने तो कोशिश करी बचाने की, जबकि दूसरा तैराक था। हमें कोई पता नहीं कि वो डूबे कैसे हैं। ये तो उनकी कहावत है कि पानी पी रहा था दूसरा बचाने गया। 5 आदमी थे, वो क्या कर रहे थे। उन्होंने कोशिश करनी चाहिए थी उनको बचाने की, या फोन करके किसी गोताखोर को बुलाना चाहिए था, या प्रेस वाले को या पुलिस वालों को बुलाना चाहिए था। तो हमें तो जी कुछ जज्जा लग रहा है। परिवार को तो जानकारी दी होगी ना उसने? परिवार को ये जानकारी क्लियर नहीं दी कि भाई कहाँ डूबे हैं, मतलब गुमराह कर दिया गया। तो घबरा गए होंगे लगता है आपको मौके पे? घबरा 6 आदमी कैसे घबरा गए? 6 आदमी कैसे घबरा गए? 5-6 आदमी मौके बता रहे हैं। तो बच्चे थे सभी 18-19 साल के? बस उनमें यंग बॉडी भी थी, कोई 20 का भी था, कोई 19 का भी था, मतलब कोई ज्यादा बुजुर्ग नहीं था कोई। दुखद है पूरे गांव के लिए। दुखद तो भी इससे ज्यादा दुखद क्या होगी। 2 बच्चे थे, एक उसके, और दोनों मर गए। एक ही पिता सगे भाई हैं दोनों? सगे भाई दोनों, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मैं रणबीर सिंह। आदेश। और हमारे को सूचना मिली थी कि आज अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले कि यहाँ नहर में नहाते हुए जटपुरा पुल जो है काछवा गांव के पास, वहाँ 2 लड़के डूब गए हैं। यहाँ आने पे पता लगा है कि वो दोनों ही झंझाड़ी से सगे भाई हैं और 18-20 साल के करीब दोनों की एज बताई जा रही है। तो तुरंत गोताखोर की टीम को यहाँ बुला के अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जल्दी उनको तलाश। क्या नाम है सर दोनों के?
सावन और आदेश नाम बताए गए। तो नहाने ही आए थे सर ये? हाँ, ये 5-6 लड़के हैं जो यहाँ नहाने आए थे। उनमें से कुछ नहा रहे थे जो तैरना जानते थे, जो तैरना नहीं जानते थे वो बाहर खड़े थे। तो सर इस तरह के बहुत हादसे पेश आ चुके हैं, तो लोगों से अपील करेंगे, पेरेंट्स से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को नहरों में नहाने के लिए ना भेजें? सभी पेरेंट्स से, सभी जन से हमारी यही अपील है कि गर्मियों के समय में नौजवान युवक शाम को, दोपहर को नहाने के लिए अपने साथियों के साथ नहर पे आ जाते हैं। उनमें से कुछ लोग जो तैरना जानते हैं वो नहाते हैं, और जो तैरना नहीं जानते वो भी उनके साथ वहाँ रिस्क ले लेते हैं, जिस वजह से ये हादसे होते हैं। इसलिए नहरों पर आने से अपने बच्चों को, अपने साथियों को रोकें। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।